हाय एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम साथ में भारतीय न्याय संहिता 2023 को डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स। तो देखो, अब तक हमने इसमें ये देखा था कि असल में ये बुक है क्या एंड इसको क्यों लाया गया। लाइक ये आईपीसी को रिप्लेस करके आया ना, और इसकी यूजेज क्या है। एंड लास्ट सेशन में हमने देखा था कि क्राइम क्राइम होता क्या है एंड क्राइम का जो स्टैट्यूटरी डिफिनेशन है उसको देखा था। एंड उसमें हमने ये भी जाना था कि क्राइम क्यों क्यों क्राइम की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलो, तो देखो, लास्ट सेशन में हमने देख लिया था यहाँ तक जो ज्यूरिस्टिक डिफिनेशन होती है, मतलब जो ज्यूरिस्ट हमने देखा था। दो ज्यूरिस्टिक की डिफिनेशन है ना, दो ज्यूरिस्ट की डिफिनेशन देखे थे। एक स्टेफन का डिफिनेशन देखा था, एक ब्लैक स्टोन का डेफिनेशन देखा था। ठीक है, तो स्टेफन क्या कहता है, एक क्राइम जो है वो एक एक्ट है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है एंड रिवोल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, कोई भी क्राइम क्या है, बेसिकली एक एक्ट है जो आपका कानून वर्जित करती है ना, फॉरबिडन करती है, मना करती है। ठीक है, एंड रिवोल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसे ही हमने ब्लैक स्टोन का भी डेफिनेशन देख लिया था कि क्राइम जो है वो एक एक्ट है जो कमिटेड है आर ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। ठीक है, आइदर फॉरबिडिंग होता है या फिर कमांडिंग इट कर रहा होता है। ठीक है, तो देखो यार, आप जब ये डिफिनेशन देख रहे थे तो आपने ये जाना था कि जो क्राइम है उसकी कोई एक यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो एक्ट आपके यहाँ क्राइम है वो दूसरी कंट्री में क्राइम ना माना जाता हो, है ना। जैसे मैंने बोला था ना कि मान लो आपके यहाँ मर्डर करना एक बहुत ही संगीन अपराध माना जा रहा है, पर दूसरी कंट्री में मर्डर करना एक फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्राइम कैसे होगा। इसलिए क्राइम का कोई यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस है वो ज़्यादातर लीगली, मतलब जो क्राइम की जो डेफिनेशन दी गई है वो ज़्यादातर लीगली प्रोहिबिटेड होता है और पनिशमेंट बाय द स्टेट होता है। मतलब ऐसे एक्ट जो लीगली प्रोहिबिटेड हो और पनिश्ड बाय द स्टेट हो, ऐसे एक्ट को ही हम क्राइम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, आप तो ये जानते हो कि अब ये आप जान गए हो कि क्राइम किसे कहते हैं। आप ये जानते हो ना क्राइम किसे कहते हैं। क्राइम क्या होता है, एक एक्ट ही होता है जिस जो कि वायलेशन ऑफ लॉ करता है ना। अगर आप वायलेशन ऑफ लॉ का, अगर कोई आप ऐसा एक्ट करते हो जिससे लॉ का वायलेशन होता है और जो आपका स्टेट है उससे पनिश करता है बाई स्टेटूटरी लॉ, तो वो एक्ट क्राइम हो जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अगर कोई भी एक्ट क्राइम में बदलता है तो उसके लिए क्या क्या एलिमेंट दिए हुए हैं, मतलब क्या क्या लगेगा कि किस बात पे हम कहेंगे कि चलो ये क्राइम है ना। बेसिकली कौन से लोग कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ठीक है, तो अब देखो, अ क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट पनिश्ड बाय द स्टेट, जैसा मैंने पहले बताया, और एनी लॉफुल अथॉरिटी। इट इज़ नॉट सिंपली एनी रॉन्गफुल एक्ट एज एवर एवरी क्राइम वायलेट्स द लॉ बट एवरी वायलेशन ऑफ लॉ डज नॉट कमिट अ क्राइम। ठीक है, अब देखो, हर जो क्राइम है वो क्या कर रहा है, वायलेशन ऑफ लॉ कर रहा है। ठीक है, ये तो सही बात है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी एक्ट करो वो वायलेशन ऑफ लॉ करे तो वो क्राइम ही हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि आप जब भारतीय न्याय संहिता पढ़ोगे, भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ोगे, तो उसमें वो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ऐसे एक्ट जिसको भारतीय न्याय संहिता ये मानती है कि वो ऑफेंस है, तो उसी को हम क्राइम कहेंगे। ठीक है, और स्टेट उसको पनिश करती है तो उसी को हम क्राइम कहेंगे। ठीक है, तो देखो, इट बिकम अ क्राइम ओनली व्हेन सर्टेन एसेंशियल लीगल इंग्रेडिएंट्स कम टुगेदर। ठीक है, कोई भी एक्ट क्राइम तब बनती है जब उसके कुछ सर्टेन लीगल एसेंशियल एलिमेंट्स साथ में मिलके आते हैं, है ना। तो हम उसी एलिमेंट्स को देखेंगे। देखो, दिस इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 are the fundamental pillars derived from the legal maxim actus non facit reum nisi mens sit rea। ठीक है, आपका जो भारतीय न्याय संहिता है
उसमें जो उसका जो भारतीय न्याय संहिता में जो क्राइम के इंग्रेडिएंट है ना, उसका जो फंडामेंटल पिलर है वो एक लीगल मैक्सिम टर्म जिसको हम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया कहते हैं। इसका मतलब होता है एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी, है ना। तो ये बताता है कि क्राइम के इंग्रेडिएंट क्या क्या होंगे, ठीक है। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो ये जो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम टर्म है। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी एक्ट जो है वो किसी भी पर्सन को दोषी करार नहीं करेगा जब तक कि उस पर्सन का माइंड भी दोषी हो, है ना, ये कहता है। और ये कहता है कि ये जो लीगल मैक्सिम है ये एक फाउंडेशन है फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी। आप किसी भी क्राइम के लिए लायबल हो, दायित्व हो, तो ये जो टर्म है ये आपको बताता है ना। एक्टस नॉन फेसिट, क्योंकि अगर आप कोई एक्ट करते हो विदाउट गिल्टी माइंड तो फिर आप पे ये नहीं लागू होगा, ठीक है। आप फर्दर आगे देखो। दीज एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एलिमेंट्स मस्ट बी प्रूवन बाय द प्रोसिक्यूशन टू एस्टेब्लिश क्रिमिनल लायबिलिटी एंड दे आर लार्जली एडॉप्टेड फ्रॉम द इंडियन पेनल कोड 1860 विद कंटिन्यूटी इन जूरिस्प्रूडेंस। देखो, अब जो इंग्रेडिएंट होते हैं क्राइम के, जैसे अब किसी को मान लो जेल हो गई, तो आपका जो वकील है वो इन्हीं सारे इंग्रेडिएंट को यूज करके बताएगा कि ये इंग्रेडिएंट मेरा जो मुवक्किल है, मेरा जो क्लाइंट है उसमें एब्सेंट है ये सारे इंग्रेडिएंट, तो ये इसने तो फिर क्राइम नहीं कमिट किया। तो ऐसे ही करके आपको बचाते हैं, ठीक है। तो अब हम उन इंग्रेडिएंट को देखेंगे। तो देखो, जो फंडामेंटल और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, जो बेसिक एलिमेंट्स है क्राइम के, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, टू एस्टेब्लिश अ क्रिमिनल लायबिलिटी क्राइम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स विच अ प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। अब देखो, अगर हमें किसी पर क्रिमिनल लायबिलिटी, मतलब अगर किसी ने कोई एक्ट किया तो अगर हमें उसको ये बताना है कि वो क्रिमिनली लायबल है, मतलब उस पर क्रिमिनली लायबिलिटी बिठानी है, तो उस क्राइम को हमें ब्रोक डाउन कर, उस जो क्राइम है वो वकीलों द्वारा, मतलब अगर आप किसी ने क्राइम किया है तो एंटी अपोजिट वाला वकील है उसको ब्रेक डाउन करेगा कि सर इसने ये एक्ट किया है, ये क्राइम है क्योंकि इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं एलिमेंट को देखेंगे। तो देखो, जो आपका सबसे पहला इंग्रेडिएंट है क्राइम का, मतलब एलिमेंट है क्राइम का, वो क्या है? सबसे पहले कोई भी एक्ट है वो ह्यूमन बीइंग द्वारा होना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली जानवर तो यार उतना सेंसिबल नहीं होता ना जितना सेंसिबल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग को रखा गया है पहला इंग्रेडिएंट, मतलब कोई भी एक्ट होता है तो उसे कोई ना कोई ह्यूमन ही करेगा, तभी वो क्राइम के एलिमेंट में वो गिना जाएगा, ठीक है। दूसरा, मेंस रिया का क्या मतलब होता है? गिल्टी माइंड। तीसरा, एक्टस रियस का क्या मतलब होता है? गिल्टी एक्ट। चौथा, इंजुरी मतलब हार्म। तो हमने अभी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखे क्राइम के क्या क्या। पहला, अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। दूसरा, मेंस रिया, दैट इज कि ह्यूमन बीइंग हो और वो जो एक्ट कर रहा है वो गिल्टी माइंड से करे, इसका होना ज़रूरी है। एक्टस रियस, गिल्टी माइंड का ही होना ज़रूरी नहीं है, वो गिल्टी एक्ट भी करे, ऐसा एक्ट करे जिससे उससे दोषी पाया जाए, ठीक है। चौथा, इंजुरी मतलब कोई हार्म हो, मतलब अगर उसने कोई एक्ट किया और किसी को हार्म ही नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, तो ये तीनों भले ही प्रेजेंट हो तो भी हम कहेंगे क्राइम उतना हीनियस नहीं था, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, पहला एलिमेंट जो हमारा है। तो देखो, ह्यूमन बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो इसको देखो, द ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय अ पर्सन अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर एंड हु इज़ अ फिट सब्जेक्ट फॉर पनिशमेंट। तो देखो, जो ह्यूमन बीइंग एलिमेंट है उसको
मतलब लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑफेंस अगर कोई इंसान कमिट करता है, कोई पर्सन कमिट करता है अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर, और वो लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर में होना चाहिए, ठीक है। और वो जो पर्सन कर रहा है वो एक फिट सब्जेक्ट होना चाहिए पनिशमेंट के लिए, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन दिया है ना, कोई भी पर्सन दिया है, क्या बोला है यहाँ पे, हम ह्यूमन बींग को बता रहे हैं ना, तो हमने अभी तक क्या देखा कि ह्यूमन बींग होना चाहिए पहला एलिमेंट। तो देखो अब जरूरी नहीं कि हर ह्यूमन बींग को आप एक एलिमेंट गिन लोगी क्राइम का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखो कोई चाइल्ड है ना, कोई चाइल्ड है बिलो 18, तो वो भी तो एक पर्सन हुआ। बट अगर वो कोई क्राइम करता है तो वो उसको क्राइम में नहीं गिना जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक फिट सब्जेक्ट नहीं है फॉर पनिशमेंट के लिए, ठीक है। नाउ द BNS addresses this requirement by defining person broadly in section 2 clause 26 to include any company or association or body of persons whether incorporated or not। तो देखो आप जब BNS की डेफिनेशन देखोगे तो BNS ने आपको BNS में सेक्शन 2 क्लॉज 26 में पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन है ना। तो पर्सन की डेफिनेशन को डिफाइन करते हुए BNS क्या कहता है, एनी कंपनी या फिर एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ पर्सन जिसको इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, उसे हम पर्सन कहेंगे, ठीक है। तो पर्सन कौन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है या फिर कोई एसोसिएशन हो सकता है या फिर कोई बॉडी ऑफ पर्सनस हो सकता है, ठीक है, जो सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं भी हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ह्यूमन बीइंग एक एलिमेंट होगा क्राइम का, इसके लिए एक लैंडमार्क केस भी है ना। देखो लैंडमार्क, मैंने हर डेफिनेशन को एक लैंडमार्क केस से सपोर्ट कर दिया है, तो इससे क्या होता है कि क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कोई एडवोकेट होता है ना, वो लैंडमार्क केसेस से ही प्रूव करता है कि सर इस केस में ऐसा कहा गया, ठीक है। नाउ अब बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर जो कि 1924 का केस है, इसमें एक ये बात इस्टेब्लिश हुई कि वली ह्यूमन एजेंसीज कैन बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द पेनल कोड, है ना, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है। तो बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1924 के केस में क्या कहा गया था कि बस ह्यूमन एजेंसीज जो हैं वही सब्जेक्ट होंगे पेनल कोड के, मतलब नाउ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। While a corporate body cannot commit offences like murder or rape, it can be held liable for economic offences or regulatory breaches through the actions of its human agents। तो बरेंद्र कुमार घोष के केस में क्या कहा गया था कि बस ह्यूमन एजेंसीज को ही सब्जेक्ट किया जा सकता है टू द प्रोविजंस ऑफ पेनल कोड, दैट इज भारतीय, अब जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है। वाइल अब जो कोई कॉर्पोरेट बॉडी है ना, वो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं कमिट कर सकता जैसा कि ह्यूमन, लाइक मर्डर और रेप नहीं कर सकता, बट वो लायबल हो सकता है फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए, जैसे आप इकोनॉमिक में घोटाला कर दें, ठीक है, आर रेगुलेटरी ब्रीचेस थ्रू द एक्शंस ऑफ इट्स ह्यूमन एजेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, सेक्शन 2 क्लॉज 26 में सभी पर्सन है, कोई कंपनी एसोसिएशन, ठीक है, तो ये सभी फिट सब्जेक्ट है फॉर द पनिशमेंट। इसीलिए अलॉन्ग विथ ह्यूमन बींग्स कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी कंपनी भी लायबल होती है ना, एक एलिमेंट है क्राइम का। नाउ मेंस रिया का क्या मतलब होता है, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, आपके माइंड में एक क्रूरता भरी हुई है ना, एक पर्पस भरा हुआ है कि तुम्हें मारना ही है, तो मतलब कि आपका माइंड उस एक्ट को करने के लिए लायबल है, ठीक है। तो मेंस रिया मीन्स क्या होता है, गिल्टी माइंड, और ये एक प्रिंसिपल है दैट अ पर्सनस एक्ट इज़ नॉट क्रिमिनल अनलेस, और ये एक प्रिंसिपल है जो कि ये बताता है कि किसी भी पर्सन का जो एक्ट है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा अनलेस दे आल्सो पोजेज अ गिल्टी मेंटल स्टेट, जब तक कि उसके मन में लाइक उसका जो माइंड है वो एक गिल्टी माइंड ना हो, तब तक वो पर्सन जो है क्रिमिनल नहीं कहा जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो हमने वो पीछे देखा था ना, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिसिट मेंस रिया, ये जो लीगल मैगजीम है वो किसी भी क्राइम में प्रेजेंट रहेगी, तभी हम बोलेंगे कि वो क्राइम है, ठीक है, वो एक्ट क्राइम है। नाउ द भारतीय न्याय संहिता 2023 इनकॉर्पोरेट्स दिस आइडिया थ्रू टर्म्स वॉलंटरी
वॉलुंटरली जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 33 में है, डिसऑनेस्टली जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 7 में है। डिसऑनेस्टली धोनी से समझना, चिन्ना थाला बेईमान है साला, ठीक है। फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, ठीक है। तो देखो जो ये सारे जो डेफिनेशन है, जब हम बेयर एक्ट स्टार्ट करेंगे तो मैं पोएम के फॉर्म में बताऊंगा, ठीक है। नाउ जो भारतीय न्याय संहिता है वो इनकॉर्पोरेट करता है ये आइडिया थ्रू द टर्म लाइक वॉलंटरली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, है ना। तो अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने क्या देखा, मेंस या मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड किसी भी पर्सन का हम कब कहेंगे, जब वो कोई गिल्टी एक्ट कर रहा हो और वो गिल्टी एक्ट वॉलंटरली कर रहा हो, डिसऑनेस्टली कर रहा हो, फ्रॉडुलेंटली कर रहा हो, है ना। तो हम कहेंगे कि चलो इसने पर्सन ने जो है गिल्टी एक्ट को गिल्टी माइंड के साथ कमिट किया, ठीक है। नाउ इसके लिए एक लैंडमार्क केस जो हम देखेंगे वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज, जो कि 1965 का केस है। एंड लैंडमार्क केसेस है मेंस रिया के, ठीक है, गिल्टी माइंड के। तो पूछता है कभी कभार एग्जाम में। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज 1965 का जो केस है वो मेंस रिया का है। नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1966 का केस है, ये भी मेंस रिया का है। तो ये दोनों केस ने क्या किया, डिस्कस द प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया इन क्रिमिनल लॉ एंड हाउ इट कैन बी एक्सक्लूडेड बाय स्टेट। तो ये जो दोनों केस है वो रिस्पॉन्सिबल है कि इन्होंने प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया को बताया है ना। इसमें कोर्ट ने बताया कि प्रिजम्पशन ऑफ मेंस रिया इन क्रिमिनल लॉ होता क्या है और इसको जो स्टैट्यूट है वो एक्सक्लूड कैसे कर सकता है, इसको निकाल कैसे सकता है ना, हटा कैसे सकता है। नाउ एक और केस है देखो, क्वीन वर्सेस टोल्सन का। ये एक इंग्लिश केस है जिसमें इन्होंने बताया कि ये एक इन्फ्लुएंशियल डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ एन ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन निगेट मेंस रिया। तो देखो इन्होंने इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट निगेट करता है मतलब नकारता है गिल्टी माइंड को, है ना, मेंस रिया को। अब देखो हमने दो एलिमेंट देखे, पहला एलिमेंट हमारा ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंस रिया। अब हम देखेंगे एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट। देखो मैंने बोला है पहले तो एलिमेंट हमारा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तभी वो फिट सब्जेक्ट होगा, है ना, फॉर द पनिशमेंट। दैट मीन्स कि यही कमिट कर सकता है क्राइम। तो क्राइम कमिट करने के लिए उसका गिल्टी माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। गिल्टी माइंड जब तक दोषी माइंड नहीं होगा तब तक ये माना ही नहीं जाएगा कि वो कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, ठीक है। तीसरा जो एलिमेंट है वो गिल्टी एक्ट होना चाहिए। चौथा, उससे किसी को हार्म होनी चाहिए या फिर इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ एक्टस रियस मतलब क्या होता है, गिल्टी एक्ट और ओमिशन। तो एक्टस रियस जो है वो एक फिजिकल एक्ट है या फिर इलीगल ओमिशन है जो कि रिजल्ट करता है क्रिमिनल इंटेंट। लाइक आपने कोई गिल्टी एक्ट कर दिया, दैट मीन्स कि उसमें क्रिमिनल एक्ट के इन्वॉल्व